आज के प्रेजेंटेशन में हम जीबी शॉ का एक फेमस प्ले हार्ट ब्रेक हाउस समझेंगे। इस प्ले को अच्छे से समझने के लिए इसे हम टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो कंसेप्चुअल बेस्ड होगा और जो सेकंड पार्ट होगा वो प्रैक्टिस बेस्ड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम जीबी शॉ की बायोग्राफी देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, फैक्चुअल डिटेल्स देखेंगे, समरी देखेंगे और कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम एमसीक्यूज देखेंगे, क्वेटेशन बेस्ड आंसर क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि ये जो पूरा प्ले है ये समझ में आ जाए कि क्या जीबी शॉ इसमें कहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस घर को आप देख रहे हैं, एपिसोड फर्स्ट की बात है। ये घर है, ये सी समुद्र के किनारे बना हुआ एक घर है जो देखने में हूबहू एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे शिप दिखती हैं। और इस घर को जो बनवाया है ये कैप्टन सोटोवर ने बनवाया है। ये कैप्टन सोटोवर इस घर के मालिक हैं और उन्होंने इस घर को क्या करा है, बनवाया है। अब इस घर में टोटल 3 लोग रहते हैं। सबसे पहले कैप्टन सोटोवर जिन्होंने इस घर को बनवाया है, इनकी बेटी हेसियोन हस्बे और इनके हस्बैंड हेक्टर हस्बे। अब एपिसोड 3 की बात होती है। इस घर पर ये लोग 3 लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। एक बार मैं रिपीट किए देता हूं। ये ऐसा घर है जो देखने में हूबहू कैसा है, समुद्र की तरह है। और इस घर को बनवाया है कौन, कैप्टन सोटोवर ने बनवाया है। और इस घर में टोटल 3 लोग रहते हैं, कैप्टन सोटोवर, उनकी बेटी हैं ये हेसियोन हस्बे और उनके हस्बैंड हेक्टर हस्बे। अब एपिसोड 4 में यहाँ पर जो एक भोली भाली और साधारण लड़की हैं लेकिन ये इंटेलिजेंट है, जिनका नाम क्या है, एलिडन, वो कहाँ आती हैं, इस घर में विजिट करने के लिए आती हैं। अब इस घर में जब ये विजिट करने के लिए आती हैं तो इनकी मुलाकात ये तीनों लोगों से होती है। और जो हेसियोन हस्बे हैं ये इनसे ज़्यादा बहुत सारी क्या करते हैं, बातें करते हैं। बहुत सारी बातें करते हैं तो ये बताते हैं कि मैं कितना ब्रेव हूँ, मैं कितना बहादुर हूँ, मैं कितना पैसे वाला हूँ, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कैप्टन सोटोवर हैं ये ओल्ड एजेड मैन हैं और ये बहुत होशियार हैं और इंटेलिजेंस हैं। और इनकी भी मुलाकात जब एलिडन से होती है तो एलिडन बताती हैं कि मैं किस लिए यहाँ आई हूँ, क्योंकि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि मैं अपनी शादी कर पाऊँ एक रईस और अमीर आदमी से, जिसका नाम क्या है, बॉस मैंगन। तो ये इसलिए यहाँ आई हैं कि ये बॉस मैंगन से क्या करें, शादी कर लें और शादी करने के बाद इनके घर की सिचुएशन क्या हो जाए, सुधर जाए। अब धीमे धीमे जब ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, एलिडन, कैप्टन सोटोवर, हेसियोन हस्बे और हेक्टर हस्बे, तो एलिडन धीमे धीमे समझने लगती हैं कि यहाँ पर ये जो लोग आदमी हैं ये सब आदमी क्या हैं, आरामदायक है। ये लोग क्या, सबको आराम चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले आदमी हैं ये लोग। और इन लोगों में उतनी ज़्यादा होशियारी नहीं है सिवाय कैप्टन सोटोवर को छोड़ के। तो इस तरीके से कुछ दिनों के रहने बाद जो एलिडन हैं तो इस बात को क्या हो जाती हैं, वो समझ जाती हैं कि इस घर में कैप्टन सोटोवर के बाद जो भी आदमी रह रहे हैं सिर्फ शो ऑफ करने वाले हैं और अपने आप को ज्यादा दिखाने वाले हैं जो वो नहीं हैं। तो ऐसी बात ये एलिडन क्या होती हैं, समझ जाती हैं। अब आगे स्टार्ट होगा एक्ट 2। अब एक्ट 2 स्टार्ट होगा किनसे, इनसे। एक्ट 2 स्टार्ट होगा बॉस मैंगन से। अब बॉस मैंगन भी क्या करते हैं, ये इनके घर आते हैं। किनके घर, जहां पर ये एलिडन रह रही हैं। तो इस घर में अब क्या, बॉस मैंगन भी आ चुके हैं। तो अब जब बॉस मैंगन आते हैं तो बॉस मैंगन की मुलाकात कैप्टन सोटोवर, हेसियोन हस्बे और हेक्टर हस्बे के साथ होती है और एलिडन वहां प्रेजेंट में रहती हैं। अब ये लोग सब आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और जब काफी दिनों तक एलिडन की बात किससे, बॉस मैंगन से होती है, तो धीमे धीमे जो एलिडन है वो समझ जाती हैं कि जो बॉस मैंगन है ये अपने जो रईसी की बात करते थे कि मैं इतना रिच हूँ, इतना ब्रेव हूँ, इतनी होशियार हैं, ये इसका ज्यादातर भाग जो क्या है, सिर्फ दिखावे का है। एक्चुअल में बॉस मैंगन है ना तो वो उतने होशियार हैं और ना तो उनके पास उतनी प्रॉपर्टी है जितना कि ये क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। इसी बीच में क्या होता है, जो एलिडन के फादर हैं मैजनीडन, वो भी क्या जाते हैं, वो भी इस घर में पहुंच जाते हैं और इन लोगों के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। और जो मैजनीडन है ये एक ईमानदार व्यक्ति तो हैं लेकिन ये स्वभाव से काफ़ी कमज़ोर हैं और अनैचुरल हैं। ये मतलब कहने का मतलब एक अनैचुरल टाइप के आदमी हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं। लेकिन हाँ, ये क्या है,
ऑनेस्ट आदमी हैं। अब धीमे धीमे जब इन लोगों के सबके बारे में बात होती है तो कैप्टन सोटोवर और एलिडन की बहुत सारी बात होती है। ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में ज्यादा टाइम बिताते हैं, और एलिडन और कैप्टन जब सोटोवर की बातें होती हैं तो ये दोनों इन सब के बारे में क्या होते हैं, समझने लगते हैं। ये जो एलिडन है वो एक्चुअल में हेसियोन हस्बे कैसे हैं उन्हें अच्छे समझने लगती हैं, हेक्टर हस्बे कैसे हैं उन्हें भी अच्छे से समझने लगती हैं, और बॉस मैंगन की जो रियलिटी है उसे भी क्या है ये अच्छे से अब समझने लगी हैं। इसी टाइम में जो कैप्टन सोटोबर है वो बहुत गंभीर बात करते हैं कि आजकल का जो जमाना है या आजकल के जो परिवार हैं वो उस तरीके से हो गए हैं जैसे कि कोई एक शिप होती है जिसमें उस शिप को चलाने वाला कोई नहीं होता है, मतलब परिवार तो होते हैं लेकिन उनका गार्जियन कोई भी नहीं होता है। और इस तरीके से अगर कोई परिवार है तो उसका अंत में डिस्ट्रक्शन जो है तो सुनिश्चित है। तो कैप्टन सोटोवर एक स्पिरिचुअल स्पीच देते हैं एलिडन को और इन सब लोगों को कि आजकल का जो आधुनिक समाज है वो पैसों की तरफ इस तरीके से भाग रहा है कि वो रियलिटी से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, और उसकी सिचुएशन सेम उस शिप की तरह है जिसका कोई कैप्टन नहीं है। और इस तरीके से जो एलिडन है तो इनकी कैप्टन सोटोवर की बातों से क्या हो जाती हैं, बहुत प्रभावित हो जाती हैं और ये समझ लेती हैं कि बॉस मैंगन जो हैं तो किस तरीके से एक सोवी आदमी है, प्रेटेंटस आदमी है, और उनकी सच्चाई कुछ अलग है। और इस घर में जितने भी लोग हैं वो सब एक जिम्मेदार वाले कोई आदमी नहीं है। जिम्मेदारी नाम की क्या चीज होती है वो किसी तरीके से इन लोगों में नहीं है। और जितनी भी सबकी रियलिटी है, चाहे हेसियोन हो, चाहे हेक्टर हो, चाहे बॉस मैंगन हो, सबकी रियलिटी एलिडन के सामने इस एक्ट 2 में आ जाती है। अब एक्ट 3 की स्टार्ट होती है। एक्ट 3 स्टार्ट होता है इन लोगों से। एक बगीचे में कैप्टन सोटूबर, हेसियोन हस्बे, हेक्टर हस्बे, एलिडन और बॉस मैंगन बैठे हुए हैं। इसी बीच में कौन, ये एरियाडने, ये इनकी जो फैमिली है अटरवर्ड है ये, तो एरियाडने और रेंडल अटरवर्ड ये क्या करते हैं, ये भी वहां चले जाते हैं, अपने पापा के पास घूमने आई हैं ये। तो इस तरीके से जो एरियाडने और रेंडल अटरवर्ड है ये क्या करते हैं, ये भी आ जाते हैं कैप्टन सोटूबर के पास। और ये लोग क्या करते हैं, एक गार्डन है वहां पर ये लोग क्या है, बैठे हुए हैं। अब बात होती है ये चूंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट है, ये होने वाला होता है। उसी समय क्या होता है कि दुश्मन का एक शिप है वो आता है, सॉरी, दुश्मन का एक एयरक्राफ्ट है और वो आता है और इसी बगीचे में वो बॉम्बिंग करके चला जाता है। दुश्मन का एक एयरक्राफ्ट आता है और इसी बगीचे में क्या करके वो बॉम्बिंग करके चला जाता है। और जैसे ही बॉम्बिंग करता है तो वहां पर जो बॉस मैंगन होते हैं इनकी क्या हो जाती है, ये डेथ हो जाती है। तो बॉस मैंगन वहां पर क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है और बाकी लोग सभी क्या रहते हैं, वहीं पर जीवित बच जाते हैं। इतना होने के बाद, वहां बॉम्बिंग होने के बाद भी वो लोग, चाहे एरबियाने हो, चाहे रैंडल हो, चाहे कैप्टन सोटोवर हो, चाहे होशियानो हो, चाहे हेक्टर हो, ये कोई वहीं से कहीं नहीं हिलते डुलते हैं। ये लोग सब वहीं बैठ के क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि दूसरी बॉम्बिंग होगी तो हम उसे देखेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी का टाइम है गार्डन वाला, वो क्या होगा, एडवेंचरफुल होगा, एडवेंचर होगा। कहने का मतलब है इन लोगों का जीवन इतना नीरस हो चुका है, इतना डीएक्टिव हो चुका है कि इन लोगों में कोई भी प्रेजेंट टाइम में इनके अंदर क्या एक्टिविटी बची नहीं है। और इन लोगों में जो इनके सामने खतरा भी आ रहा है, बॉम्बिंग का खतरा और किलिंग का खतरा, वो भी इन्हें क्या लग रहा है, एक रोमांचफुल एक्टिविटी लग रही है। और इस तरीके से ये क्या हो रहा है, प्ले क्या हो जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो नाटक का अंत इस संकेत के साथ होता है कि समाज के लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर होकर ऐसे ही विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से प्ले पूरा क्या हो जाता है, खत्म। अब हम प्ले के फैक्चुअल डेटा, करेक्टर मैप और इंपॉर्टेंट टर्म्स की ओर आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
आप करेंगे जीबी शॉ की बायोग्राफी। तो देखते हैं बायोग्राफी। फर्स्ट, जीबी शॉ का जो पूरा नाम है वो क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इनका फुल नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनकी जो बर्थ डेट है वो 26 जुलाई 1856, और कहाँ पर ये इनकी बर्थ हुई थी? डबलिन में। इनकी डेथ डेट की अगर बात करें तो 2 नवंबर 1950 है, और इनकी जो डेथ हुई थी कहाँ हुई थी? ऑयट एसटी लॉरेंस। ये इनका क्या है? एसटी लॉरेंस क्या है? गांव है। तो ऑयट एसटी लॉरेंस इनका गांव है, जहां पर इनकी 2 नवंबर 1950 को डेथ हुई थी। ये इनका जो बर्न है वो किस फैमिली में हुआ था? तो ये कोई रिच नहीं थे, ये एक मिडिल इनकम के फैमिली थे। और इनका जो क्रिश्चियनिटी थी, ये लोग क्या फॉलो करते थे? प्रोटेस्टेंट। अब प्रोटेस्टेंट किस तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं, या इनका क्रीड क्या है, इसे हम अभी आगे देख लेंगे। इनके फादर का नाम क्या था? तो जॉर्ज कारसा इनके फादर का नाम था। ये ग्रेन के मार्चेंट थे, मतलब ये जो गेहूं चावल ये सब मक्का वगैरह होता है, इन्हें क्या करते थे? खरीदते थे। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या? एल्कोहलिक भी थे। इनमें एक और टेंडेंसी थी कि ये क्या थे? एल्कोहलिक थे। इनकी माता का नाम लुसिंडा एलिजाबेथन सा था। ये क्या थी? एक सिंगर थी, और क्या थी? म्यूजिक टीचर थी। ये इन्हें 1925 में क्या हुआ था? इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या है? एक नोबेल प्राइज लीरिएट है ना। तो इन्हें 1925 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन उस नोबेल प्राइज में जो पैसे मिलते थे, मनी मिलती थी, उन्हें उस मनी को उन्होंने क्या कर दिया था? लेने से क्या कर दिया था? रिफ्यूज या डिनाई कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि ये जो पूरा पैसा है इसे क्या लगा दिया जाए? लिटरेचर के ट्रांसलेशन में। जितना भी स्वीडिश लिटरेचर है, जिस स्वीडन का जो भी लिटरेचर है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस पैसे को लगाया जाए। अब इनका जो एक प्ले है पिग्मेलियन, इसे क्या कहते हैं? इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। इसे क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब ये क्या? ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं वो क्या थे? लिटिल फॉर्मल इनका एजुकेशन था। हाँ, ये खुद अपने से पढ़ पढ़ के रीडिंग कर से अपने आप को क्या बनाए थे? एजुकेटेड बनाए थे। ये 1876 में कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे, अपने लिटरेरी, मतलब इनका जो लिटरेरी करियर है उसे आगे बढ़ाने के लिए। अब इनके जो बहुत साल थे, सेवरल ईयर इन्होंने बहुत गरीबी में बिताए हैं। पॉवर्टी में इन्होंने अपने कई साल अपने बिता दिए हैं। और क्या हुआ है? ये मात्र एक ऐसे प्ले राइट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज और ऑस्कर दोनों मिले हैं। इनके कुछ फेमस प्ले की बात करें, पिग्मेलियन, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, और अभी बहुत सारे हैं। अब इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं जो इस प्ले में यूज हुए हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड वार। तो ये जो पूरा सीन है ये दिखाया गया है काहे का? वर्ल्ड वार के पहले का, कि वर्ल्ड वार के पहले जो रईस लोग थे वो किस तरीके से अंदर से तो ये लोग थोड़ी कमजोर होते थे, लेकिन बाहर इतना शो ऑफ करते थे कि अब कुछ कहना नहीं है। तो वर्ल्ड वार कब है? 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार हुआ है। और जो एलाइड पावर थे, जिन्हें कंट्रोल यूएसए कर रहा था, और इसके ग्रुप में फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया थे। इन्होंने वार को जीत लिया था। और वार में जो हारने वाले थे वो उनका नाम क्या था? सेंट्रल पावर था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटमन एम्पायर थे। सटायर, ये जो पूरा प्ले है वो क्या है? सटायर है। और सटायर किस पर बेस है? अपर फैमिली के ऊपर। जो अपर कास्ट की फैमिली हैं या रिच लोग हैं वो किस तरीके से क्या है अपने आप को शो ऑफ करते हैं, उस पर बेस है। अब सटायर का मतलब क्या है? किसी वास्तविकता को आप हंसी के फॉर्म में आप व्यक्त कर दो, कि जिसे आप हंसते हंसते किसी को बोल दो और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो सटायर है। सपोज दैट एक कोई प्रधानमंत्री है, उसे तो आप ये नहीं बोल सकते कि सामने से कि आप इतने करप्ट हैं, लेकिन आप कोई स्टोरी क्रिएट करके उसके सामने मजाक के फॉर्म में आप उसे बता दें कि यहाँ सर आप में ये गलतियां हैं, और ऐसा ऐसे उसे बुरा भी ना लगे और उसे पता भी चल जाए कि इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा है। तो ऐसे टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं? सटायर। और ये क्या है? एक लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच है। नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज जो है तो अल्फ्रेड नोबेल थे, इनकी याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट को इन्वेंट किया था। और जब ये इनकी डेथ हुई थी 1895 में, तो इन्होंने अपने इनकी जो विल थी, मतलब वसीयतनामा थी, उसमें उन्होंने लिख के गए थे कि जो मेरा बचा हुआ फंड है, ये जो मेरा बचा हुआ पैसा है, इससे क्या किया जाए? एक अवार्ड इस्टेब्लिश किया जाए, जिसे क्या, जो दुनिया में कुछ लोग आउटस्टैंडिंग काम करें, बहुत अलग काम करें, उसमें क्या किया जाए? ये अवार्ड दिया जाए। तो ये था, ऐसे नोबेल प्राइज था। अब देखें क्रिश्चियन में जो अपन अभी बोल रहे हैं प्रोटेस्टेंट, तो क्रिश्चियन लोग जो हैं तो एक रहते हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च है, जो लोग विश्वास करते हैं क्या? किसमें?
चर्च में, मतलब एक चर्च को आप समझ लीजिए मंदिर से, जो चर्च में विश्वास करते हैं और जो ये लोग ये सोचते हैं कि हमें अगर जीसस के पास जाना है तो हमें किससे जाना पड़ेगा, हम मंदिर जाएं, मंदिर में जाके पूजा करें, पूजा में जो इनके मंत्र वगैरह हैं वो सब पढ़ें, तो इन सब चीज़ों को करने के बाद हमें क्या हो जाएगा, जीसस से हम क्या होंगे, मिल पाए। मतलब भगवान के पास जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिचौलियों से मिलना पड़ेगा, और उन बिचौलियों के रूप में जो काम करेगा तो क्या करेंगे, चर्च और वहां के पुजेरी। इस चीज को क्या ये काफी नापसंद करते थे और इसका विरोध करते थे। जर्मनी के एक मंक थे जिनका नाम क्या था, मार्टिन लूथर। उन्होंने बोला कि इस कल्चर को और इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, नहीं मानते हैं कि भगवान को चापलूसी गिरी चाहिए। भगवान इतने ऐसे नहीं है कि उन्हें चापलूस तक जरूरत है, तो हम डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। हमें कनेक्ट होने के लिए भगवान से या जीसस से किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो क्या है, हमारा बाइबल है। हम बाइबल से ज्ञान लेके अपने आप को जीसस से कनेक्ट कर सकते हैं। सैल्वेशन मतलब होता है मोक्ष। हमें मोक्ष किस में मिलेगा, अगर हम जीसस पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। और जो पीपल हैं वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गॉड भगवान का डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं, जिससे उन्हें क्या जीसस की प्राप्ति होगी। वहां पर कोई भी प्रीस्ट वगैरह की जो बीच बिचौलिए हैं उनकी जरूरत नहीं है। तो ये था डिफरेंस किसमें, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक जो चर्च के कॉन्सेप्ट थे। ध्यान दीजिएगा, जो जर्मन मॉन्क थे जिनका नाम क्या था, मार्टिन लूथर, उन्होंने इस कंसेप्ट को क्या किया था, बूटअप किया था या कॉइन किया था। बूटअप नहीं बोलेंगे, कॉइन करेंगे, तो प्रोटेस्टेंट टर्म है जो मार्टिन लूथर द्वारा कॉइन किया गया था। और ये बेसिक जो चर्च की पुरानी कल्चर है उस पर इन्होंने क्या किया है, उसे अपोज किया है। आगे देखते हैं, फैक्चुअल डिटेल इस प्ले की देखते हैं। तो ये जो प्ले है वो 1930 से 1916 के बीच में लिखा गया है, और इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो 1990। इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं जलियांवाला से, जलियांवाला मैसकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ है। और ये प्ले भी फर्स्ट पब्लिश कब हुआ है, 1919 में। अब इसमें टोटल कितने एक्ट हैं, तो इसमें टोटल कितने एक्ट है, 3 एक्ट में। पहले एक्ट में जितने भी कैरेक्टर हैं सबसे क्या होंगे, इंट्रोड्यूस हैं आपकी, किस तरीके से जो क्या है, सोटोबर हैं, हेसियन हस्बे हैं, हेक्टर हस्बे हैं, और एलिडन है, वो क्या कहती हैं, वो जो घर है जो देखने में कैसा है, शिप जैसा है, वहां पर ये लोग पहुंचे हैं। दूसरे में जो एलिडन रहती हैं उन्हें क्या होता है, रियलिटी से पता चलता है कि इस शिप में जितने भी लोग हैं कैप्टन सोटोबर के जो छोड़ के सब दिखावा से भरे हुए हैं। बाहर ये लोग कुछ और दिखते हैं और अंदर ये लोग कुछ और हैं। एक्ट 3 में क्या, तो बॉम्बिंग होती है, और जो सिंबलिज्म होता है कि बॉम्बिंग का सेंस क्या है कि इन लोगों की लाइफ इतनी बेकार हो चुकी है, इतनी नीरस हो चुकी है कि ये लोग अब बम पड़ता है तो उसे भी ये बड़े रोमांचक तरीके से क्या करते हैं, देखते हैं, उसे इंटरटेन समझते हैं। जो थीम है तो ये पूरा सटार है, और ये बताता है कि जो वर्ल्ड वॉर के पहले जो यूरोप की इलाइट क्लास के लोग थे, इलाइट का मतलब यहाँ सोसाइटी से है, अपर क्लास सोसाइटी से, किससे है, अपर क्लास सोसाइटी। तो जो वर्ल्ड वॉर के पहले जो अपर क्लास के सोसाइटी थे वो किस तरीके से वहाँ पर शो ऑफ करके रहते थे। इसकी सेटिंग जो है, तो ये ससेक्स नाम का एक क्या है, शहर है, उसके पास एक घर बनाया गया जो समुद्र के किनारे है, और जो देखने में क्या है, हूबहू शिप की तरह है, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं है। तो मतलब ये घर देखने में हूबहू शिप की तरह है, लेकिन शिप में एक रहता है रडर जो क्या करता है, शिप को कंट्रोल करता है, वो इस घर में नहीं है। जो कैप्टन है इनकी एज 88 ईयर है, और नंबर ऑफ एक्ट इसमें टोटल 3 एक्ट हैं, और नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें कितने हैं, टोटल 10 कैरेक्टर हैं। इसमें जो सबसे कम अपीयर हुए हैं कैरेक्टर, उनका नाम क्या है, सर हेस्टिंग। इनकी बात तो हुई है कई बार, लेकिन ये कभी प्ले में स्टेज में दिखाई नहीं देते हैं। अब सिंबलिक स्ट्रक्चर से आप फोकस करिए तो क्या है, इसमें क्या है, एक घर है जो बताता है कि सोसाइटी कैसी है, एक कैप्टन है जो क्या बताता है, विजडम, बुद्धि को बताता है, और जो बहुत सारे पैसेंजर है वो बताते हैं किसमें, कि अपर क्लास के लोग हैं वो किस तरीके से क्या है, इरिस्पॉन्सिबल और अजिम्मेदार वाले व्यक्ति हैं। अब कैरेक्टर तो सब पढ़ चुके हैं, आपसे सब कुछ ये अच्छे से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसे क्या करेंगे, आप लाइन बाय लाइन चाहे तो पढ़ लीजिए। द प्ले बिगन, यहाँ पर क्या है, एक घर है जिसका नाम क्या है, हार्ट ब्रेक हाउस है, और ये क्या है, एक समुद्र के पास का घर है, और ये किसे डिजाइन किया गया है, एक शिप की तरह, और इसके जो मालिक हैं वो कौन है, कैप्टन सोटोवर। इस घर में हेसियोन हस्बे और उनके पति हेक्टर हस्बे रहते हैं। यहाँ पर एक पुअर लेकिन ईमानदार लड़की जिनका नाम है एलिडन, वो क्या करती हैं, आती हैं तो उनके साथ एक नर्स भी आती है। एलिडन ये प्लान अपना बताती हैं किसे, कैप्टन सोटोबर के, कि मैं यहाँ आया हूँ एक रिच बिजनेसमैन
बिजनेसमैन जिसका नाम क्या है बॉस मैंगन, उससे शादी करूं, और शादी मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरी जो घर की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो क्या हो जाएंगी, सुधर जाएंगी। इसी तरीके से जो हेक्टर हस्बे रहते हैं वो अपने आप को क्या बहुत बहादुर और रोमांटिक आदमी बताते हैं किसे, एलिडन के सामने, और एलिडन भी क्या हो जाती है, उनसे इंप्रेस हो जाती हैं और अट्रैक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर अट्रैक्ट का मतलब आप लव वगैरह मत समझिएगा, बस इज्जत समझिएगा। जैसे जैसे अभी आगे बढ़ता है प्ले तो समझ में आती है कि इस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं सब क्या हैं, सबको कंफर्ट चाहिए, ड्रीम चाहिए और डिटैच्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी आदमी हैं सब क्या है, डिटैच्ड, मतलब जो अटैच न होने को क्या बोलते हैं, डिटैच। रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब लोग क्या है, अटैच नहीं है। तो इस तरीके से इमेजिनेशन, प्लेजर, सीरियस ड्यूटी की अपेक्षा बताया गया कि जो घर में अपर क्लास के लोग हैं किस तरीके से इमेजिनेशन और प्लेजर को पसंद करने वाले लोग हैं। एक्ट सेकंड में बात है तो यहाँ पर बॉस मैंगन आते हैं और आते ही क्या होते हैं, जो उनकी ट्रू करेक्टर होता है, उनका रियल करेक्टर होता है, सबके सामने क्या हो जाता है, रिवील हो जाता है। एलिडन उन्हें जैसे समझ रही थी कि वेरी रिच और पावरफुल हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, और कैसे पता चलता, उनकी बातों से बातें क्या हो जाती हैं, स्पष्ट पता चल जाती हैं। अब इसी बीच में एलिडन के फादर आ जाते हैं जिनका नाम है मुजनीडन, और वो क्या है, काफी एक ईमानदार आदमी हैं, और ईमानदार आदमी है, लेकिन जो इनका नेचर है वो कैसे है, एक वीक नेचर है। अब कैप्टन सोटोबर उसी टाइम में क्या है, जो कैप्टन सोटोबर हैं वो एलिडन से क्या करते हैं, काफी गंभीर बात करते हैं, और गंभीर बात करते हुए बताते हैं कि आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो किस तरीके से एक वैसी ही शिप है जैसे कि कोई उसका लीडर ना हो, कि आपको कहाँ ड्रिफ्ट करना है, कहाँ ले जाना है, कौन इसमें जाएगा, कौन नहीं जाएगा। ये सब आइडिया को देखते हुए जो एली हैं वो सोचती हैं, अपना माइंड चेंज कर लेती हैं और सोचते हैं कि मैं पैसों के लिए शादी नहीं करूंगी, और मन मान लेती हैं कि मैं शादी, जो बॉस मैंगन है, मैं पैसों के लिए उनसे शादी नहीं करूंगी। ये क्या है, एक गलत काम है। अब एक्ट 3 में क्या होता है, जो कैप्टन सोटोवर होते हैं, तो कैप्टन सोटोबर की जो डॉटर होती हैं, दूसरी डॉटर जिनका नाम है क्या है, एरियाडने अटरवर्ड, ये भी क्या होती हैं उस प्ले में आती हैं, और अपने पति के साथ जिनका नाम क्या है, रैंडल अटरवर्ड, ये सभी एक बगीचे में बैठे हुए होते हैं, गपशप करते रहते हैं। तभी जो एनिमी मतलब दुश्मन के, अब ये चूंकि किस पार्टी के हैं, ये पूरा प्ले कहाँ का है, यूरोप का है ना। तो जो ओटमन एम्पायर, जो अमेरिका, फ्रांस, ये वाले लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें एक बम्बिंग करते हैं, और बम्बिंग को जब बम ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो बॉस मैंगन है उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी इनकी जो लाइफ इतनी डल और बोरिंग हो चुकी है, लोग वहां बैठ के आराम से ये देखते हैं कि दोबारा बम्बिंग होगी तो मैं आराम से देखूंगा और मजे लूंगा, और इस तरीके से पूरा प्ले क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और प्ले बाद में ये सोसाइटी को एक सजेशन देता है कि किस तरीके से आज की जो सोसाइटी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो अवॉइड करेगा उसका विनाश तय है, उसका डिस्ट्रक्शन क्या है, सुनिश्चित है। और ये प्ले क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं फटाफट। तो घर ऑनर ऑफ द हार्ट ब्रेक, इसके ऑनर कौन है पता है आपको, है ना, तो कैप्टन सोटोबर है। एलिडन प्लान टू मैरी, एलिडन क्यों उनसे शादी करना चाह रही थी, तो वो अपनी घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसे क्या करना चाहती थी, बेचारी वो सुधारना चाहती थी, लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छी थी। व्हाट डज द हार्ट ब्रेक सिंबलाइज, हार्ट ब्रेक किस तरीके से सिंबलाइज करता है, तो सोसाइटी ड्रिफ्टिंग लाइक अ सी, सोसाइटी क्या हो रही है, ड्रिफ्ट उस तरीके से चल रही है, मतलब धक्के मार मार के चल रही है जिसका कोई मालिक नहीं है। हु इज एलिडन्स फादर, तो इनका एलिडन्स को जो फादर क्या है, मैजनीडन्स थे। आगे हु अराइव इन एक्ट थर्ड विद एडेंडल, इनके साथ इनकी कौन आती हैं, वाइफ आती हैं, जो क्या है उनकी बेटी है कैप्टन सोटोबर के, जिनका क्या नाम है, एरियाडने अटरवर्ड। व्हाट सिंबलाइज द कमिंग डिस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ प्ले, एंड ऑफ प्ले जो अंत होता है तो वो क्या सिंबलाइज करता है, तो एनिमी के जो एयरप्लेन है वो और ज्यादा बम क्या करेगा, गिराएगा, और इस तरीके से क्या जो एनिमी का एयरप्लेन है वो बहुत सारे बम गिराता है, और वहां पर क्या होता है, इन लोगों का क्या हो जाता है, बॉस मैंगन मारा जाता है। और फिर दोबारा ये लोग होप करते हैं कि दोबारा कोई एयरप्लेन और फाइटर जेट आएगा और बम गिराएगा, और हम क्या करेंगे, देखेंगे। हस्बैंड हेसियोन, जो हेसियोन हस्बैंड, उनके हस्बैंड का क्या नाम था, तो हेक्टर हस्बैंड था, क्लियर है। व्हाट काइंड ऑफ बॉस मैंगन कैसे आदमी थे, है ना, था रिच बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये, लेकिन इनका जो पावर था वो ज्यादातर क्या था, दिखावा था, पैसे वाले थे लेकिन जितना फेंकते थे उतना नहीं थे ये।
अब व्हाट डज द कैप्टन सोटोबर कंप्राइज, कैप्टन सोटोबर जो है तो किस तरीके से सोसाइटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो शिप विदाउट अ प्रॉपर लीडर, एक ऐसी शिप जिसमें कोई लीडर ना हो, शिप को कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं। व्हाट चेंजेस हैपन इन इलियडन ड्यूरिंग द प्ले, जो इलियडन होती हैं वो किस तरीके से इसमें क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इलियडन को ये बताया जाता है वो क्या है, एक मैच्योर है और क्या करती हैं, ये लास्ट में ट्रुथ को रियलाइज कर लेती है कि नहीं, मैं जो बॉस मेंगन से शादी करने वाली हूँ वो क्या है, गलत है, क्योंकि जो मेरा ये पर्पज है वो काहे के लिए है, मनी बेस्ड है, और पैसों के लिए शादी करना क्या है, बेकार बात है। व्हाट इज द फादर ऑफ हेसियोन हस्बे, हेसियोन हस्बे के जो फादर क्या हैं, तो 100 बार पढ़ चुके हैं, कैप्टन सोटोबर। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले, थीम की प्ले क्या है, तो जो इरिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है उस पर ये क्या है, क्रिटिसिज्म है, उसकी बुराई है। लाइन देख लेते हैं, कोटेशन कुछ फेमस लाइन क्या है, सिविलाइजेशन नीड्स सैवेज, तो कभी कभी क्या सिविलाइजेशन जो सभ्यता को बनाने के लिए कुछ तिकड़मी आदमी, मतलब ऐसे आदमी चाहिए जो क्या हो, बोल्ड हों और जो क्या हमेशा लड़ने वाले हों। तो कभी कभी जो लेजी सिविलाइजेशन है, बेकार सभ्यता, सुस्त लोग हो चुके हैं, उन्हें चेंज करने के लिए एनर्जेटिक और बोल्ड आदमी चाहिए। कैप्टन सोटोबर का जो आइडिया था, द शिप इज ड्रिफ्टिंग, इसका मतलब क्या है, आजकल की जो सोसाइटी है वो इस तरीके से है कि उसमें कोई भी उसका कैप्टन नहीं है और ये कहाँ जा रही है, अब खतरे की तरफ जा रही है। रोमांस इज द लग्जरी ऑफ लाइफ, ये किसके लिए लाइन है, ये लाइन है काहे के लिए, डन के लिए। तो डन चूंकि है कि किससे शादी करना चाहती हैं, बॉस से, और किसके लिए शादी करना चाहे, चूंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये बोलती हैं कि जो रोमांस है, ये जीवन की जो लग्जरी है, वो सिर्फ क्या है, रईसों के पास है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम क्या करें, सरवाइव कर पाएं, जिंदा रहें, बाकी आराम सोचना हम लोगों के बस की बात नहीं है। फिर वी आर ऑल प्लेइंग पार्ट्स, यहाँ पर तो जो सभी लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को मतलब गलत शो करते हैं, दिखावा करते हैं, उनके लिए बात है कि हम लोग जितने भी हैं वो क्या है, सब प्लेइंग पार्ट हैं, सब लोग पर किस तरीके से प्रेटेंडर से अपने आप को दिखावा शो करते हैं। तो ये सब इस तरीके से उनकी बातें हैं। अब लैक ऑफ मोरल डिसिप्लिन इज द डिजीज ऑफ मॉरल सोसाइटी, तो अगर किसी के पास मोरल डिसिप्लिन नहीं है कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, वो सोसाइटी निश्चित रूप से एक बीमार की तरह है, आगे चल के जिसका अंत क्या है, सुनिश्चित है। तो अगर कहीं मॉरल डिसिप्लिन नहीं है तो उस सोसाइटी में क्या है, वो एक सोसाइटी क्या है, एक बीमार सोसाइटी है और बीमार की तरफ बढ़ रही है और आगे उसका अंत क्या है, सुनिश्चित है। एक लाइन जो इस प्ले को क्या करेगी, पूरा समझा देगी आपको, तो ये लाइन है, तो सोसाइटी इन द हार्ट ब्रेक हाउस इज लाइक अ शिप ड्रिफ्टिंग विदाउट अ रिस्पॉन्सिबल कैप्टन। तो आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो उस तरीके से आगे बढ़ रही है जिसकी कोई जिम्मेदार मालिक नहीं है, और इस तरीके से अगर समाज आगे बढ़ेगा तो अंत में उसका विनाश क्या है, तय है। इस तरीके से पूरा प्ले खत्म होता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।